हेलो दोस्तों, अलमदद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज फिर एक नए सेशन, नया अध्याय लेकर के आपके सामने आए हैं। वह है हिंदी गोधली पद खंड का दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लेट हो गया बाबू, इसमें थोड़ा हम बिजी थे अपने पारिवारिक मैटर में। तो अब चलिए, अब शुरू से ही पूरा रोज वीडियो एक वीडियो रोज इसी पे डाली जाएगी, इसी मतलब चैनल पे। तो चलिए, हम वीडियो को ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे विष के दांत। जो अध्याय 2 है, इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो जन्म है बाबू नलिन बिलोचन शर्मा का 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जन्म कब हुआ नलिन बिलोचन शर्मा का, तो सर ये 18 फरवरी 1916 ईस्वी। उसके बाद आगे चलेंगे, जन्म स्थान पटना के बदर घाट में हुआ। अगर आपसे पूछेगा कि जन्म स्थान नलिन बिलोचन शर्मा का कब हुआ, या एग्जामिनेशन हॉल में आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जन्म स्थान नलिन बिलोचन शर्मा का कहाँ है, तो पटना के बदर घाट में जन्म स्थान है सर जी। कंप्लीट बाबू। आगे चलेंगे, निधन यानी कि मृत्यु कब हुई, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा निधन हो गए। 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा निधन हो गए, दुनिया से चल बसे। आगे, पिता का नाम है महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम है रत्नावती शर्मा। र से रामावतार शर्मा और र से रत्नावती शर्मा, इसलिए इनके माता पिता का नाम याद रखना बिल्कुल इजी है दोस्तों। तो ये भी क्लियर हो गया। आगे चलेंगे, ये दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। मतलब पूछा जाएगा कि बताइए दर्शन और संस्कृत के महान विद्वान कौन हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा सर जी। आगे चलेंगे, आगे अगला ऑब्जेक्टिव कि शिक्षा के बारे में अगर जाने जाए तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद आगे की कॉलेज में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किया बाबू, तो एमए किए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि बताइए पटना विश्वविद्यालय से कौन है जो हिंदी और संस्कृत में एमए किए, तो नलिन बिलोचन शर्मा। आगे चलेंगे बाबू कि हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची, उसके बाद है विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। देखिए, इन्होंने है जो बहुत सारे कॉलेजों में जाकर के प्राध्यापक रहे, यानी कि पढ़ाने का कार्य किए बाबू। तो कौन कौन से कॉलेज है, हम फिर से एक बार दोबारा दोहरा देते हैं कि हरप्रसाद दास कॉलेज हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में इन्होंने जो आरा में है वहां जाकर के प्राध्यापक का काम किए। उसके बाद है रांची में गए विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का काम करते रहे। उसके बाद है इनकी रचनाएं बाबू, दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास है। दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य का इतिहास, दर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, मानदंड, ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की रचनाएं कौन कौन है, तो सर जी मानदंड, दूसरा है दृष्टिकोण, तीसरा है साहित्य का इतिहास, दर्शन, और बाकी हिंदी उपन्यास भी है, साहित्य तत्व और आलोचना भी है। लेकिन ये तीन को याद कर लीजिएगा, आपका एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूट सकता है क्वेश्चन बाबू। आगे आलोचनात्मक ग्रंथ है विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां हैं जो कि आलोचनात्मक ग्रंथ में है। तो पूछेगा कि विष के दांत क्या है, तो आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे चलेंगे बाबू, ये जन्म से ही भोजपुरी भाषा जानते थे। तो जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, यानी कि भोजपुरी भाषा के जानकार थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि भोजपुरी भाषा के जानकार कौन है, तो बताइएगा कि सर जी नलिन बिलोचन शर्मा। तो उसके बाद है यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि यह कहानी कहाँ से ली गई है, तो सर ये विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से यह कहानी ली गई है या संकलित है। यह कहानी लिंग भेदभाव में विभिन्नता को उजागर करती है। मतलब इस कहानी में लिंग भेदभाव के विभिन्नता के बारे में उजागर करती है कि एक लड़का और एक लड़की में किस तरह का भेदभाव हुआ करता था और किस तरह से एक लड़की के लिए अलग नियम बनाए जाते थे, लड़का के लिए अलग नियम बनाए जाते थे। तो बिल्कुल जो इसमें पढ़ाएंगे कहानी में बिल्कुल मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन से रिलेटेड है कहानी। और तो चलिए अब कहानी में चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं, बहुत मजा चलेंगे कहानी के ऊपर, ठीक है। और कहानी में देखिएगा ये सब है, एक खोखा है कहानी में, उसके बाद है एक सेन साहब है, ये बिल्कुल रईस परिवार है सेन साहब,
ये सेन साहिबा हैं, सेन साहिब की पत्नी। उसके बाद है सेन साहिब के 5 लड़कियां हैं, मतलब 5 पुत्री हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। उसके बाद है ये सबको खोखी कहा गया है, यानी कि लड़कियों को खोखी कहा गया बाबू, और लड़का को खोखा। उसके बाद है ये नियम का अपवाद था। खोखा मतलब है जो अपने जीवन के नियम का अपवाद था, यानी कि ये बच्ची जो थी वो ये सब के लिए नियम अलग था और खोखा के लिए नियम अलग था। और हम पहले बता देते हैं, एक गिरधर लाल है जो एक किरानी का काम करते हैं, गिरधर लाल की पत्नी है, ठीक है, गिरधर लाल की पत्नी, ठीक। उसके बाद है ये मदन है बाबू, बिल्कुल 5 से 6 वर्ष का। ये कार है जिसको जो काला है, इसको स्ट्रीमल एंड भी कहा गया है, जो कि 7500 यानी कि 7500 का है। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। हुआ इस तरह से बाबू, कहानी इस तरह से है कि विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बलोचन शर्मा। एक कहानी है विष के दांत। विष के दांत में सबसे पहले बात आती है सेन साहब की। सबसे पहले बात आती है सेन साहब की कि सेन साहब एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बिल्कुल इनका जो कार पर नाज था, ये जो काला वाला ब्लैक कार है, इनको कार पर नाज था और कार 7500 रुपये यानी कि 7500 का रुपये का रहता है। कार के चमक धमक देख करके इनको कोई है जो उसमें है अपना चेहरा भी देख लेता था। आज भी हम ब्लैक कार में अपने चेहरे को, अपने तस्वीर को देख लेते हैं। तो इनको कार पर बहुत ज्यादा नाज था और कार को अगर कोई छू ले तो समझो है कि उनको उस पर है जो शामत आ गई, कार पर छूने वाले पर शामत आ गई, समझो उसकी खैर नहीं। तो ये कार के पास है जो कहते हैं कि देखना मेरा नौकर। नौकर किसको कहें? नौकर मतलब सोफर मतलब नौकर। तो शोफर को कहते हैं देखना कार के पास कोई खोखी फटकने ना पाए, क्योंकि कार से उनको बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, कार को बहुत ज्यादा वो नाज था कार पर। तो एक ब्लैक कार था बाबू और इनकी 5 पुत्रियां थी, जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। 5 पुत्रियां समझो बाबू, मानो है जो 5 पुत्रियां जो है वो क्या है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। मतलब ये 5 पुत्री इनका इतना सुशील था, इतना है जो नेक दिल था कि इनके लिए नियम अलग बनाया गया था। और खोखा है जो बहुत दिनों के बाद है जो सेन साहब का जन्म लिया था। एक खोखा बहुत दिनों के बाद है जो खोखा जन्म लिया था। तो ये नाउम्मीद बुढ़ापे का आंखों का तारा, खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। मतलब खोखा नाउम्मीद बाप के, सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। ऐसे भी आप गांव घर में देखते होंगे कि जब किसी के घर में ज्यादा लड़कियां पैदा हो, जन्म ले, और उसके बाद है जो बहुत दिनों के बाद जब कोई एक लड़का पैदा लेता है तो उसका मान दान बहुत ज्यादा होता है लड़कियों की अपेक्षा। तो यहाँ ठीक उसी प्रकार लड़कियों की मान दान बहुत कम होता था और इनको लाड प्यार बहुत ज्यादा करते थे खोखा को, सेन साहब, खोखा को मतलब काशू को। तो सेन साहब है जो इसके लिए अलग नियम था घर में, सेन साहब के घर में, और 5 लड़कियों के लिए अलग नियम था सेन साहब के घर में। 5 लड़कियां मानो है जो सुशील, वो लड़ती भी नहीं थी, खेलती भी नहीं थी, यहाँ तक के वो शाम के वक्त सिर्फ खेला करती थी ताकि है जो उसका फिटनेस ठीक रहे, जिसमें ठीक रहे, इस वजह से खेलती नहीं। तो वो खेलती भी नहीं थी, किसी से ठहाका लगा करके हंसती भी नहीं थी, मानो एक कठपुतली है बेचारी, मतलब क्या हो गई है, तो कह सकते हैं कि एक मूर्ति बन गई है अपने ही घर में। इनको ये सब बहुत आजादी कम दिया गया था 5 लड़कियों को, और खोखा को है जो पूरा आजादी दिया गया था। काशू को वो कुछ भी घर में कर देता था, अपनी बहन को भी मार देता था, हाथ चला देता था बहन पर भी। खोखा है जो इंजीनियर बनाना चाहते हैं, काशू को सेन साहब क्या बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि काशू को है जो सेन साहब क्या बनाना चाहते हैं, तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो वो पढ़ाई लिखाई पे विश्वास नहीं करते हैं सेन साहब, क्या है पढ़ाई लिखाई बिल्कुल फजूल है, ये इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा और इंजीनियर बन के है जो बहुत बड़ा मेरा नाम होगा और पैसे भी कमाएगा। तो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जो घर में इनका कार था, इसको कार को स्ट्रीमर एंड भी कहते हैं। कार को क्या कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो स्ट्रीमर एंड भी कहते हैं सर जी।
तो कार जो था उस कार को कार के तो बाद में हानि पहुंचाया, लेकिन सबसे पहले सेन साहब कहते हैं कि मेरे बेटे को बचपन से ही है जो इंजीनियर बनाना है और उनको बचपन से ही औजारों से वाकिफ कराया जाए। तो एक जो बढ़ी रहता है उसको कह देते हैं कि जाओ मेरे बेटे से खोखा को यानी कि काशू को है जो क्या करो, तो उसको अभी से ही कुछ ठोक ठाक पीट करने के लिए सिखाओ, यानी कि औजारों से अभी से ही उसके हाथ वाकिफ हो जाए, देख ले, तो अभी वो जल्दी में ही इंजीनियर बन जाएगा और आगे चल के हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन ये जो खोखा था काशू बहुत ज्यादा है जो लाड प्यार से है, जो कहते हैं ना लाड प्यार अगर ज्यादा बच्चों को दे दिया जाए तो वो बिगड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार खोखा दिन पर दिन बिगड़ते हुए जा रहा था। मतलब सेन साहब के लाड प्यार ने इनको कह सकते हैं कि बिगाड़ दिया था। तो ये अपने ही कार के पास है जो एक दिन जा करके कार में जा करके क्या निकाल दिए, तो हवा निकाल दिए। कौन? काशू। तो कार में हवा निकाल करके है जो शरारती करते थे, कार में हवा निकाल दिए। उसके बाद एक समय के वाक़या था कि कार के हेडलाइट को है जो वो मतलब फोड़ देते हैं। तो फोड़ने पर है जो सेन साहब कहते हैं कि देखो मेरा बेटा अभी से ही इंजीनियर बन गया है। इतना दिलचस्पी है कि कार के हेडलाइट को फोड़ करके देख रहा था कि इसमें है क्या लगा हुआ। बताओ, ऐसा भी कोई प्यार करता है बाबू? और इनकी मतलब इसी लाड प्यार से खोखा को है जो काशू बिल्कुल और है जो शरारती पे शरारती करते हुए जाता है और बिगड़ जाता है लाड प्यार से। तब आगे चलेंगे। ये बिल्कुल रईस खानदान है। सेन साहब की पत्नी है सेन साहिबा। इनकी 5 पुत्रियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अगर पूछा जाएगा कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थे तो 5, कुल कितने बच्चे थे तो 6, एक खोखा। तो इस तरह से कंप्लीट यहाँ हुआ। आगे चलेंगे कि ये मदन है और एक गिरधर लाल है। तो गिरधर लाल किराने का काम करते हैं, मदन के सेन साहब के फैक्ट्री में किराने का काम करते हैं। और किराने का काम करने के साथ साथ इनका जो बच्चा है मदन वो बिल्कुल 5 से 6 वर्ष का है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बताइए मदन कितने वर्ष का है, तो बताइएगा सर जी 5 से 6 वर्ष का। 5 से 6 वर्ष का भी लड़का था। तो बताओ, छोटा लड़का को मालूम होता है कि कौन है हमारा बड़ा आदमी है, कौन छोटा आदमी है, वो सबके सामने भिड़ जाता है। तो ठीक एक समय की वाकया है कि मदन है जो जा करके इस कार को छूने की इच्छा होती है। हम लोगों को भी होती है कि चलो देखते हैं कार आया है, कार को हम भी छूते हैं। छोटे छोटे लड़कों के दिल में बहुत ज्यादा इच्छा होती है। कोई अगर खिलौना लेके आया है गांव घर में तो उसको भी छूने की इच्छा होती है और उससे खेलने की इच्छा होती है। तो मदन को भी इच्छा जागा कि चलो उस कार को में हम भी देखते हैं, हम भी जाकर के उस कार को छूते हैं। तो यहाँ का जो शोफर था जो कार के रखवाला करता था, शोफर है जो कार के पास इसको आने से मना किया और इसको मदन को क्या किया बाबू, तो ढकेल दिया कि तुम कार के पास कार को नहीं छुओ, नहीं तो वो गंदा हो जाएगा, धब्बा लग जाएगा। मतलब बिल्कुल है जो उसमें कुछ न कुछ है ऐब लग जाएगा। ऐब मतलब कह सकते हैं तो उसमें धब्बा लग जाएगा। तो कार है जो हो सकता है कि खराब हो जाए, उसमें है जो स्ट्रेच आ जाए। तो मदन को ढकेलने पर मदन है जो बिल्कुल खड़ा हो गया, एकदम टाइट कर लिया सीना और खड़ा हो गया। और खड़ा होके उसे ही शोफर को ही झपटने लगा। लेकिन मदन को ऐसे ढकेलने पर वो गिर जाता है मदन, और मदन को है जो क्या हो जाता है बाबू, तो छिला जाता है पैर हाथ। तो उतने में मदन की माँ आती है और मदन को कहती है चलो मदन तुम है जो बहुत शरारती कर रहे हो। और उतने में शोफर भी कहते अपने मालिक से, सेन साहब से, कि मालिक देखिए है जो मदन को डांट रहे हैं और उस पे है जो हमें पे ही झपट रहा है। तो बाबू मदन की माँ को कहा गया कि मदन की माँ इस मदन को ले जाओ नहीं तो फिर क्या होगा। एक जगह हाँ, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। ये बात बोलते हैं सेन साहब कि मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना ऐसी हरकत फिर दोबारा न करे। इतना कहकर मदन अपने घर चले जाते हैं। और इसे जब उनके पिता गिरधर लाल ये बात सुनते हैं तो मदन को बहुत ज्यादा मारने पर है जो मदन खूब रोया भी और रो करके है जो सिसक करके अपने घर में रह गया। उसके बाद है और आगे चलेंगे बाबू।
तो उसके बाद और आगे चलेंगे। कहता है कि एक धब्बा दिख जाने पर क्लीनर और शॉपर की शामत। ये तो कार की बात हो गई कि सेन साहब चाहते थे कि एक धब्बा भी अगर दिख जाए ना कार पर तो समझो शॉपर और क्लीनर वाले की शामत आ गई, मतलब उस पर है जो खूब है जो बिगाड़ते थे कौन, सेन साहब। तो ये भी कंप्लीट हो गई। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, मतलब लड़कियां इतना सुशील थी, इतना मतलब है जो तमीज और तहजीब उसके अंदर थी सेन साहब की लड़कियां कि मानो एक कठपुतली है, मतलब बिल्कुल मूर्ति न मूर्ति है, इतना सुशील थी। और सब लोग को कहा जाता था उसको देख कर क्या करो, तो उसको देख कर है जो सीखो कि सेन साहब की लड़कियां कितनी अच्छी हैं। खोखा नाउमूद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, मतलब बहुत दिनों के बाद जब खोखा का जन्म हुआ तब नाउमीद बुढ़ापे का आंखों का तारा हो गया। यानी कि सेन साहब का आंखों का एक तारा था कि मेरा एक ही बेटा है और इस बेटे को हम बहुत ज्यादा लाड प्यार देने लगे और ये लाड प्यार का गलत फायदा उठाने लगा कौन, तो काशू। जीवन के नियम का अपवाद था, मतलब जीवन के नियम का अपवाद कौन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा कि जीवन के नियम का अपवाद कौन था, तो खोखा है जो अपने जीवन के नियम का अपवाद था। मतलब है जो वो सबको है जो सब पर हाथ चला देता था, किसी की बात नहीं मानता था और उसके बाद है अपनी बहन को भी मारते पीटता रहता था, हमेशा लड़ते झगड़ते रहता था। उसके बाद है पत्रकार, मैं चाहता हूं कि जेंटलमैन जरूर बने। मतलब एक समय की वाकया है कि एक समय जब कहते हैं कि मेरा बेटा जो है, सेन साहब कहते हैं सब लोगों को बुलाकर कि मेरा बेटा आजकल पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, बिल्कुल फजूल की बातें हैं, मेरा तो बेटा बाबू इंजीनियर बनेगा और सबके सामने कह के अपने आप को बहुत अच्छा गिनाते हैं। तो उतने में पत्रकार महोदय कहते हैं कि मैं अपने बेटे को है जो चाहता हूँ कि जेंटलमैन जरूर बने, उसे पूरी आजादी दी जाएगी कि वो जेंटलमैन बने। मैं ये नहीं कहता कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा या मास्टर ही बनेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय कहते हैं कि मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेंटलमैन बने और उसे पूरी आजादी इसकी है। तो इतना कहने पर है जो पत्रकार महोदय के इतना कहने पर है जो सेन साहब ऐंठ कर रह जाते हैं, यानी कि उनकी बातों को है जो उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है। सोफर मतलब नौकर होता है बाबू। मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत ना करें, ये वाली बात तो बता दिया। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं, ये बात देखिएगा, इसको पर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। जब सेन साहब को कहे कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, तो उतने उसी समय है जो सेन साहिबा आई और सेन साहिबा आने के बाद कहती है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसने कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं, तो सेन साहिबा ने कहा। तो सेन साहिबा कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। उसके बाद आगे कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। जब सेन साहब को इतना कहने पर मदन को है जो घर में बहुत ज्यादा मारा जाता है। मदन का बाप गिरधर लाल जो है उसको मारते हैं बहुत ज्यादा। तुम मालिक के साथ है, मालिक के बेटे से क्यों लड़ा, उनकी गाड़ी को क्यों है जो नुकसान पहुंचाया, इसको लेकर मदन को बहुत ज्यादा मारा जाता है और मदन है जो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तो जब आवाज सुनती है सेन साहिबा तो कहती है कमबख्त है कौवे के तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का। ऐसा भी होता है बाबू। देखो एक मतलब झोपड़ी वाले की कहानी है और यहाँ पर एक रईस खानदान की कहानी है। तो कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है भिखमंगा कहीं का, ये सेन साहिबा कहती है। ठीक है। उसके बाद है हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ पर देखिएगा मतलब एक बार है जो तब इतना हो गया बाबू, ये तो अपमान हो गए, इनका बाप भी मदन तो अपमान हो गया, अपमानित हो गया। उसे बहुत ज्यादा उसकी माँ भी बोली और उसके घर में पिताजी मदन भी पिताजी गिरधर लाल तो उसको मार के दम बिल्कुल ठीक ठाक कर दिए। तो उसका अपमानित का बदला अपना बच्चा जो मदन है अपने दिल में बैठाए हुआ था कि एक न एक दिन हम उसको है जो ठीक कर देंगे, मतलब बदला ले लेंगे। आप लोग भी ऐसे करते होंगे। तो वो वही बदला लेने की नैया में था कि एक दिन का मतलब है जो मदन है जो लट्टू का खेल खेल रहा था, अपने गली में ही लट्टू का खेल खेल रहा था। तो ये जब लट्टू का खेल खेल रहा था
तो वो देख लिया। कौन देख लिया? तो काशू देख लिया और वो भी मतलब उस जमात में खेलने के लिए लग गया। तो कहा गया है कि हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। हंस कहा यहाँ पर कहा गया है काशू को, और कौवा कहा गया है यहाँ पर मदन को। तो मदन को देख कर है जो काशू है जो लग गया और लट्टू खेलने के लिए कहा कि हम भी लट्टू खेलेगा, हम भी लट्टू खेलेगा। यहाँ पर हमको लट्टू दो, हम भी लट्टू खेलेगा। जवाब देता है मदन कि जा, जवाब देता है कि जा अबे भाग जा यहाँ से, मतलब लट्टू भी है तुम्हारे पास। क्या बोलता है कि लट्टू भी है तुम्हारे पास। इतने में है जो वो लड़ने लगता है काशू कि हमको खेलना है, हम खेलेंगे। तो खेलने के बाद है जो आगे देखिएगा खोखा के दोनों दांत तोड़ देते हैं। तो सबसे लास्ट वाली बात है, लेकिन एक और बीच में छूट रही है बात कहानी में कि मदन है जो झोपड़ी में रहता था बाबू, बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग करता था। तो कहते हैं कि जब झोपड़ी वाले झोपड़ी का साथ देंगे तो वो आगे चल के है वो क्या करेगा, विकास करेगा। लेकिन जब एक झोपड़ी वाले और जब एक महल वाले के साथ लड़ाई होती है तो अक्सर है जो महल वाले जीत जाते हैं। ऐसा देखने को हमेशा आप लोग को समाज में मिलता होगा बाबू कि सब है जो बड़े लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर झोपड़ी वाले के साथ एक झोपड़ी वाला सपोर्ट कर दिया तो वो है जो क्या हो जाता है, अपने जीवन में विकास कर जाता है। तो ठीक इसी कहानी में बताया गया है कि झोपड़ी वाले जब किसी बड़े महल वाले पर है जो आवाज उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो उसमें है जो अक्सर है जो महल वाले की जीतते थे। लेकिन अगर झोपड़ी वाले के साथ है जो क्या किया, तो झोपड़ी वाले का अगर साथ दे दिया तो वो झोपड़ी वाले ही आगे विकास कर जाते हैं। और विकास करने के बाद है जो महल को भी वो मतलब झाँप सकते हैं, ये कहा गया है इसमें। उसके बाद जब इतना हो जाती है तो मदन का बाप जो गिरधर भी परेशान था बाबू किरानी का काम कर करके। और गिरधर लाल एक दिन है जो उसके फैक्ट्री से, सेन साहब के फैक्ट्री से है जो काम को छोड़ देता है और छोड़ करके घर आकर के बिल्कुल ऐशो आराम चाहता है कि अब हमें छुटकारा मिल गया। क्या मिल गया? छुटकारा। पहले भी महल में इसी तरह से बात होती थी बाबू कि महल में लोग जब चले जाते थे तो दोबारा वो आने के लिए तरसते थे। ठीक उसी प्रकार गिरधर लाल भी है जो समझो महल में जाकर के फंस गया था और गिरधर सेन साहब के मतलब काम करते करते दबा हुआ था। बिल्कुल वो कुछ नहीं बोलता था, खाली मूड़ी बुला करके जैसे कैदी कैसे है जो जज के सामने अपनी मूड़ी झुका करके है जो रहता है, उसी तरह से गिरधर लाल भी रहते थे। लेकिन गिरधर लाल जब काम को छोड़ दिया, फैक्ट्री से छोड़ दिए, तो बहुत ज्यादा खुश हुए। और खुश होने के बाद कहीं से गिरधर लाल को भी लगता था कि उसको एक न एक दिन अपमानित का सजा मिलना चाहिए। तब उनका बेटा ही मतलब खेल के दरमियान जब लट्टू खेलते हैं तो लट्टू खेलने में है जो आपस में लड़ाई हो जाती है। बोला हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा। तो ये जवाब में देता है जा तुम्हारे पास लट्टू भी है क्या तुम भी हमारे साथ खेलोगे? जा अपने बाप के जाकर के है जो गाड़ी पर बैठ जाओ, ये बोलता है मदन। तो उतने में है जो काशू को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि काशू बिगड़ा हुआ लड़का था, बिल्कुल मतलब लाड प्यार का पाला हुआ था और लाड प्यार में और बिगड़ गया था। उतने में है जो मदन को मारने लगता है। तो मदन है जो क्या करता है बाबू, वो तो मतलब आव नताव देखता है और उस पर झपट पड़ता है और बिल्कुल है जो एक पिल्ले और एक गली के कुत्ते और पिल्ले की लड़ाई होने लगती है और सब लोग देखने लगते हैं, उसमें मजा उठाने लगते हैं और दोस्त लोग मजा उठाने लगते हैं। उतने में है जो खोखा के दोनों विष के दांत है जो कौन तोड़ देता है, तो खोखा के दोनों विष के दांत तोड़ देता है मदन। और मदन तोड़ने के बाद है जो अपना अपमानित और जो अपमान हुआ था और पिता से पिटाया था उसका बदला ले लेता है। बदला लेने के बाद है कहानी तो यहीं पर ही खत्म हो गई। लेकिन बदला लेने के बाद है जो बाबू घरे डरे डरे जाता है मदन और कहता है आज तो हम मदन पे हाथ उठा दिए, उसके दो दांत विष के तोड़ दिए हैं, आज तो मेरी घर में खैर नहीं। लेकिन घर में जाते हैं दब के पाँव से, भूख लगी रहती है, 11-12 बजे जाते हैं देख देख कर गली में घूमते घूमते। और लास्ट में घरे जाने के बाद है दबे पाँव जाकर के है जो पहले जाकर के खाना खाता है और खाना खाने के बाद धीरे धीरे अपने पाँव को बढ़ाते हुए चारपाई लेकर के सोने जाता है कि
कि एक क्या तो उसके पाँव से लग जाता है, मतलब एक लोटा में, तो टन टन आवाज करती है लोटा। उतने में है जो मदन की माँ और गिरधर लग जाते हैं। जागने के बाद है मदन है जो सिकुड़ करके खड़ी हो जाता है अपने पिता के सामने, और सामने खड़ी होने के बाद वो डर के मारे सिसक सिसक करके अपने में रह जाता है। तब उसके पिता जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं, और गले लगाने के बाद कहते हैं शाबाश बेटा शाबाश, जो मैंने नहीं किया आज तुमने कर दिखाया। उतने में है जो वो बहुत ज्यादा मदन खुश हो जाता है कि आज पहली बार पिता का प्यार मिला है, और इस तरह से मिला है कि हम उसको प्यार नहीं कर सकते हैं। कहानी है पढ़ी खत्म हो गई बाबू। बिल्कुल कहानी कैसे लगी ये आप बताइएगा कमेंट में, और इसका जल्द ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वीडियो आपको इसी अल मदद ऑनलाइन क्लासेस में मिलेगा।